सरस्वती बाई सारस्वत ओशन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हेरेडिटी मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ, उसकी विशेषताएं और आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही क्यों है या डीएनए होता है, ये क्या निर्धारित करने के लिए हम क्या क्या किया गया, क्या क्या प्रयोग किए गए, उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हेरेडिटरी मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ। हेरेडिटरी मटेरियल स्टोर हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन इन कोडिंग और ट्रांसफर दीज इंफॉर्मेशंस टू नेक्स्ट जनरेशन एल्सो डेवलप्ड हेरेडिटरी करेक्टर्स इन ऑफस्प्रिंग। कहने का मतलब यह है कि आनुवंशिक पदार्थ में आनुवंशिक सूचनाएं कोड के रूप में होती हैं और ये आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, मतलब अगली जनरेशन में पहुंचाता है और इसमें अगली पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को विकसित करने में, डेवलप करने में भी सहायक होता है। इसके बाद दूसरी बात आई है आपके कि आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है, तो इसेंशियल फीचर्स ऑफ हेरेडिटरी मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ आवश्यक विशेषता है, ठीक, करेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं। नंबर 1, हेरेडिटरी मटेरियल मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल बॉडी सेल्स, आनुवंशिक सभी शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित होना चाहिए। दूसरी विशेषता, क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल शुड बी द सेम इन ऑल सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑल इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज। आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल या हेरेडिटरी मटेरियल की जो मात्रा है जीव की प्रत्येक कोशिका में बराबर होना चाहिए और जीव जिस जाति का है उस जाति के जीवों में भी आनुवंशिक पदार्थ समान होना चाहिए, मात्रा। तीसरा बिंदु, देयर शुड बी स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी, आनुवंशिक संरचनात्मक विविधता भी होनी चाहिए और स्थिरता भी होना चाहिए। चौथा बिंदु, इट शुड हैव पावर ऑफ डुप्लीकेशन और रिप्लीकेशन टू प्रोड्यूस एग्जैक्ट और प्योर कॉपीज। इसमें द्विगुणन की डुप्लीकेशन, द्विगुणन की रेप्लिकेशन एक ही बात रहती है, मतलब अपने जैसी समान क्षमता वाली या समान संरचना वाली कॉपीज बनाने के लिए, ट्रू कॉपी बनाने के लिए क्षमता पावर होनी चाहिए, ठीक है। और टू प्रोड्यूस एग्जैक्ट प्योर कॉपी, मतलब बिल्कुल अपनी जैसी बनाने की डुप्लीकेशन का मतलब ये होता है। पांचवा बिंदु, देयर शुड बी पावर टू ट्रांसफर द कॉपीज इनटू नेक्स्ट जनरेशन, और अपनी जैसी जो कॉपी बनाई उन्होंने प्योर, अपनी संरचना जो दूसरी बनाए उन्हें अगली पीढ़ी में पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। छठवां बिंदु है, इट शुड बी हैव एबिलिटी टू अफेक्ट फ्रॉम एनवायरमेंट कंडीशन, यह वातावरणिक परिवर्तन और पारिवारिक दशाओं से भी प्रभावित होना चाहिए। एलोंग विद स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, संरचनात्मक स्थिरता के साथ, फॉर एडेप्टिव मॉडिफिकेशन, जिससे कि अनुकूली विभिन्नता उत्पन्न हो सके, अनुकूलन जीवों में हो सके, मतलब स्थिर भी हो, भिन्न भी हो जाए, विविधता भी उत्पन्न हो जाए, विविधता युक्त भी हो, सभी में समान हो, ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, लक्षण हैं इसके। एबिलिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन अपनी प्रतिलिपियाँ बनाने की क्षमता, अनुलेखन कहते हैं, और ट्रांसलेशन का अनुवादन, ठीक। अनुवादन का मतलब किसी चीज़ को, कोड को एक से दूसरे रूम में भेज सके, संदेश दे सके, तो डीएनए में ये क्षमताएं होती हैं। लेकिन डीएनए को जब तक नहीं माना गया था, अब डीएनए ही या आनुवंशिक पदार्थ क्या हो सकता है, तो बहुत से प्रयोगों के बाद निर्धारित किया गया कि प्रोटीन हो सकती हैं, किसी ने कहा डीएनए हो सकता है, किसी ने आरएनए किया, लेकिन इसके लिए प्रयोग चलते रहे। तो एक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन नहीं, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्थ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने ग्रिफ्थ ने अपने प्रयोग में क्या किया वो देखते हैं। तो इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी, एक जीवाणु है जिससे निमोनिया रोग हो जाता है, अमूमन चूहों में या सभी में हो जाता है डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है।
तो उसकी 2 स्ट्रेन 2 विभेद प्राप्त किए, और 2 विभेद में पहला विभेद, या आगे पीछे भी लिख सकते हैं, वायरुलेंट मतलब उग्र विभेद, उन्होंने नाम दिया स्ट्रेन S3। ये जीवाणु स्मूथ वाले चिकनी भित्ति वाले थे, और इनके ऊपर पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल में संपट होता था। वायरुलेंट उग्र विभेद अर्थात इनसे निमोनिया होता है, रोग होता है, रोग कारक है। ठीक। दूसरी बात है नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन R3 सेकेंड। अनुग्र विभेद के R नाम दिया और उसे R सेकेंड नाम दिया। इनकी जो संरचना होती है इस प्रकार की कि रफ वाल, इनकी तो भित्ति जो होती है टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक। खुरदरी और झुर्रीदार हो सकती है, कह सकते हैं, और नॉन कैप्सूल मतलब इनमें कैप्सूल नहीं पाया, संपुट नहीं होता। अब ग्रिफिथ ने क्या किया वो देखें। ग्रिफिथ ने चूहों में इन बैक्टीरियाओं को प्रवेश कराया अलग अलग तरीके से, जिससे ये निर्धारित किया गया कि आनुवंशिक पदार्थ क्या हो सकता है। तो नंबर 1 क्रम से रखेंगे, स्टेप बाय याद करने में परेशानी नहीं रहेगी आपको। इन्होंने S3 स्ट्रेन के जो डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया थे उन्हें माउस इंजेक्ट कराया, किसमें, चूहे में। माइस और माउस का अंतर समझना, माउस बहुवचन होता है प्लूरल और माइस सिंगुलर होता है, माइस मतलब चूहिया नहीं होती। तो S3 स्ट्रेन के डिप्लोकोकस निमोनी को जब माइस में चूहे में प्रवेश कराया तो चूहे निमोनिया रोग के कारण मर गए, माइस डाइज। क्यों मर गए? निमोनिया रोग हो गया। ठीक। दूसरा, इन्होंने R सेकेंड स्ट्रेन के जो डिप्लोकोकस निमोनी थे वो इंजेक्ट किए चूहे में, दूसरे में। वो चूहा जीवित रहा क्योंकि इन जीवाणुओं से निमोनिया रोग नहीं होता, नहीं। फिर इन्होंने तीसरे स्टेप में क्या किया, हीट किल्ड S3 स्ट्रेन। टेम्परेचर अधिक देखकर S3 स्ट्रेन के डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणुओं को उन्होंने मृत कर लिया, मार दिया, और उसके बाद इन्होंने जिंदे चूहे में प्रवेश कराया। चूहों पर कोई प्रभाव नहीं आया, चूहे जिंदे रहे। ठीक। अब इन्होंने चौथी स्टेप में क्या किया, हीट किल्ड S3 स्ट्रेन के मतलब मरे हुए S3 स्ट्रेन के जो डिप्लोकोकस जीवाणु थे वो लिए, और R सेकेंड स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट जो प्रभेद था उसके जीवाणुओं का मिक्सचर लिया और चूहों में इंजेक्ट करा दिया। तो क्या देखा इन्होंने, माहिर चूहे मर गए। मरे हुए चूहे का जब विश्लेषण किया गया तो उसमें S3 स्ट्रेन में वायरुलेंट जो डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया थे वो भी पाए गए। R सेकेंड, अब वो आए कहाँ से, जीवित कहाँ से हुए? तो इन्होंने इस बात का अनुमान लगाया कि कोई पदार्थ R सेकेंड में S3 वायरुलेंट से ऐसा प्रवेश कर गया जिसके कारण R सेकेंड वाले जो है मतलब नॉन वायरुलेंट जो बैक्टीरिया थे डिप्लोकोकस निमोनी, वो वायरुलेंट डिप्लोकोकस निमोनी में बदल गए, चूहों में निमोनिया रोग हुआ और इसके कारण ये मर गए। ठीक है। इनके बारे में प्रयोग देखें, प्रयोग कैसे किया इन्होंने, और ये तो लिखा हुआ है आपके, लिखने के लिए इसी की उपयोगिता की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देख सकते हैं आप कि इन्होंने लिविंग R सेल्स प्रवेश कराई, चूहे में इंजेक्ट कराई हैं। R सेल फ्रॉम हेल्दी माउस, स्वस्थ था उसे R सेल्स प्राप्त हुई, डुप्लीकेशन हो गया, बहुत संख्या बढ़ी। दूसरे में बात की लिविंग S सेल्स, S में S3 वायरुलेंट जीवाणु थे डिप्लोकोकस निमोनी के, उन्हें प्राप्त किया, वो इंजेक्ट किया चूहे में, चूहा मर गया और इससे S3 स्ट्रेन वायरुलेंट ही डिप्लोकोकस निमोनी के जीवाणु प्राप्त हुए। ठीक है। इन्होंने हीट किल्ड S सेल्स मतलब डिप्लोकोकस निमोनी के जीवाणु इंजेक्ट कराए जीवित चूहे में, ठीक है, माइस में, और ये सुरक्षित रहे, इनमें कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि मरे हुए थे, उनका कोई प्रभाव, नो सेल्स फ्रॉम हेल्दी माउस, न तो इनमें
आर सेकंड की मतलब एस थर्ड की मतलब न वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट किसी प्रकार का जीवाणु डिप्लोकोकस निमोनिया नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन जब इन्होंने डेट हीट किल्ड कह सकते हैं एस थर्ड बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनी और आर सेकंड लिविंग रूम में जब प्रवेश कराए चूहों में, तो चूहे मर गए और उसमें दोनों प्रकार के बैक्टीरिया प्राप्त हुए, एस थर्ड स्ट्रेन वाले और आर सेकंड मतलब वायरुलेंट नॉन वायरुलेंट। तो इस प्रयोग से उन्होंने ये कहना चाहा या प्रमाणित किया कि कोई पदार्थ ऐसा था जो आर सेकंड जीवाणु से नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट में नॉन वायरुलेंट में वायरुलेंट मतलब एस थर्ड वाले से प्रवेश कर गया, जिसके कारण वे जीवाणु सक्रिय हो गए, वायरुलेंट हो गए, उग्र विभेद के हो गए और चूहे निमोनिया रोग के कारण मर गए। ठीक है, और इसी के साथ दूसरा प्रयोग भी आपको दिखा रखा है, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप दिखा रखा है। स्टेन ऑफ कॉलोनी में बैक्टीरिया सेल्स हैं, इनकैप्सुलेटर एस सेल्स हैं, तो वायरुलेंट है, वायरुलेंट दिए जाएंगे तो चूहे को मर जाएंगे। इसके आगे वाले में नॉन वायरुलेंट वाले की बात की है, इसमें नहीं, हाँ दाईं और रफ आर जो दे रखा है, चूहा जीवित रहा, कोई असर नहीं हुआ, निमोनिया नहीं हुआ, और इसमें किल्ड दिए, इसमें भी कोई असर नहीं आया। और चौथे स्टेप में आप फिर देख रहे हैं कि किल्ड और मतलब एस स्ट्रेन के हीट किल्ड बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन के लिविंग एक्ट कर दिए तो चूहे मर गए निमोनिया रोग के कारण। तो इससे केवल यही अनुमान लगा था कि कोई लिविंग फैक्टर ऐसा जरूर था जो आर थर्ड सेकंड में एस थर्ड से प्रवेश कर गया और वो वायरुलेंट हो गए, एस थर्ड स्ट्रेन के बन गए, क्योंकि ऐसे मरे हुए चूहे में दोनों स्ट्रेन के विभेद के जीवाणु प्राप्त हुए। तो इस प्रयोग से तो यही सिद्ध हुआ कि जरूर कोई पदार्थ है जो एक से दूसरे में प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये सिद्ध करने के लिए कि ऐसा पदार्थ कौन सा है, उसके बारे में बातें करते हैं। तो और भी प्रयोग हुए, लेकिन जो आवश्यक प्रयोग है, जो अमूमन आपके पेपरों से संबंधित होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट टू नो डीएनए और प्रोटीन एंटर इन बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस बैक्टीरियोफेज। अमूमन यहाँ तक निर्धारित हो गया कि डीएनए या प्रोटीन ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन इनमें से एक को निर्धारित करना था। इसलिए हर्शे और चेज ने डीएनए और प्रोटीन के ट्रांसफर पर ही कि एक जीव से दूसरे जीव में कैसे पहुंच सकते हैं, कौन सी चीज़ पहुंच सकती है, उसका अध्ययन किया और ये सिद्ध भी किया, सफल भी हुआ अपने प्रयोग में कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। आगे देखते हैं इसमें। तो इन्होंने अपने प्रयोग के लिए इसार्चे कोलाई, जो मनुष्य की आंत में परजीवी के अंत सहजीवी के रूप में पाया जाता है, और बैक्टीरियोफेज मतलब एक वायरस, T2 नाम दिया गया था, T2 नाम से उन्होंने लिया, क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो जीवाणुओं से भोजन प्राप्त करते हैं और अपना जीवन चक्र भी बीजाणु प्राप्त करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात कि इसार्चे कोलाई एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरियोफेज ले रखा है, ठीक, जीवाणुभोजी यह एक विषाणु है, जो आपको पहले ही बता रखे हैं कि बैक्टीरियोफेज विषाणु होते हैं, न कि जीवाणु होते हैं। हर्शे और चेज ने अपने प्रयोग में क्या क्या किया वो देखते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस कल्चर्ड इन मीडियम ऑफ रेडियो एक्टिव P32। इन्होंने जो जीवाणुभोजी थे उन्हें ऐसे वातावरण में ग्रो किया, विकसित किया, जिसमें फास्फोरस या रेडियो एक्टिव फास्फोरस उपस्थित था। और रेडियो एक्टिव फास्फोरस वो 32 वाला ही, 31 वाला नहीं, 32 वाला रेडियो एक्टिव होता है, तो 32 लिख रखा है यहाँ पे एटॉमिक वेट वाला। तो ग्रो किया तो उसमें ओनली डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं। दूसरे बैक्टीरियोफेज जो थे इन्होंने उपयोग किए वही बैक्टीरियोफेज T2 एक ही प्रकार के कल्चर इन मीडियम रेडियो एक्टिव सल्फर 35S और सल्फर के मीडियम में करें तो उससे ऐसे रेडियो बैक्टीरियोफेज प्राप्त हुए, इनमें अमीनो एसिड और रेडियो एक्टिव सल्फर एक तो थे।
ठीक। अब इसके बाद इन्होंने तीसरे बिंदु पर किया गया, जब दोनों प्रकार के इन्होंने बैक्टीरियोफेज प्राप्त कर लिए, रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले, रेडियो सल्फर वाले, तो इन्होंने अलग अलग बैक्टीरिया लेके इकोलाई, और उनमें दोनों P2 में फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले और सल्फर वाले बैक्टीरियोफेज को संक्रमित कराया। तो बैक्टीरिया इकोलाई इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियोफेज, ठीक, P32 एंड S35 रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर सेपरेटली अलग अलग। सस्पेंस वर चर्न्ड इन वारिंग वेल्डर। वारिंग वेल्डर एक उपकरण होता है जिसमें जैसे मथते हैं आप, दही चलाने के बाद अब मट्ठा, छाछ और मक्खन अलग हो जाता है, इसी तरह से उन्हें किया जाता है, ठीक। तो सेपरेट कर लिया, सेपरेट आउट, कैप्सिड प्रोटीन अलग हो गए उससे, और बैक्टीरियल सेल अलग हो गए, ठीक, बैक्टीरिया अलग और विषाणु अलग। इसके बाद क्या किया इन्होंने, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, जिनसे पूर्णतः बना गया। जब उन्होंने इसके बाद अपना प्रयोग किया और उसमें देखा कि चौथे के पर नंबर ए पर जाएँ, 85% रेडियो एक्टिव फास्फोरस ट्रांसमिट टू बैक्टीरियल सेल्स। मतलब ऐसे बैक्टीरियोफेज जो जीवाणुओं के साथ, इकोलाई के साथ संक्रमित कराया था, उनमें 85% फास्फोरस जो था रेडियो एक्टिव ट्रांसमिट हो गया था बैक्टीरियल सेल में, ठीक। दूसरी बात कि देयर वाज नो ट्रांसमिशन और रेडियो एक्टिव फास्फोरस बैक्टीरियल सेल्स। दूसरा जो प्रयोग किया था, दूसरे में अलग दो ज़्यादा थे, उस बैक्टीरियोफेज जो सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले थे, उसमें बैक्टीरियल सेल्स में सल्फर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि जब बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज संक्रमित करता है तो उसका जो कैप्सिड होता है, प्रोटीन आवरण होता है, वो बाहर रह जाता है, केवल डीएनए बैक्टीरियल सेल्स में प्रवेश करता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल में क्योंकि डीएनए में फास्फोरस था, तो फास्फोरस वाले में तो फास्फोरस पहुंच गया 85%, एक सल्फर वाले में क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि वो प्रवेश ही नहीं किया, डीएनए प्रवेश किया, डीएनए में उसमें फास्फोरस 32 नहीं था, सल्फर 35 नहीं था, ठीक है, कोई नहीं था, तो वो सल्फर रेडियो एक्टिव पहुँच ही नहीं सकता। अच्छा, अब जब इन्होंने सल्फर, डीएनए तो वहाँ चला गया बैक्टीरियोफेज का, बाहर जो सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा इन्होंने बैक्टीरियल सेल्स और बैक्टीरियोफेज के जो अवशेष बचे थे, मतलब प्रोटीन कैप्सिड जो रह जाते हैं, वो जो रह गए, तो उनका संश्लेषण किया, रेजिड्यू कैसे से कहते, तो 80% रेडियो एक्टिव सल्फर 35 फाउंड इन वायरल रेजिड्यू। वायरल के जो अवशेष रह गए थे, मतलब प्रोटीन के बने हुए कैप्सिड जो होते हैं, जो बाहर हो गए सेंट्रीफ्यूगेशन अलग हो गए बैक्टीरियल सेल से, उनमें पाया गया, ठीक। फिफ्थ, एक ही बात करें, बैक्टीरियल भेज इन्फेक्टेड बाय रेडियो एक्टिव P32 डीएनए रिमेंड रेडियो एक्टिव। तो बैक्टीरिया जिन एसासी कोलाई को रेडियो एक्टिव P32 फास्फो 32 वाले बैक्टीरियोफेज से संक्रमित करेगा, उनका डीएनए रेडियो एक्टिव रहा, मतलब उनमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस था। देयरफॉर मटेरियल ट्रांसमिटेड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया वाज डीएनए। इस प्रकार कह सकते हैं कि डीएनए में जब फास्फोरस था तो बैक्टीरिया से आया, तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस कहाँ से आया, बैक्टीरियोफेज से आया बैक्टीरिया में, तो केवल डीएनए ही, और आया किसे, डीएनए के माध्यम से, तो डीएनए ही एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसमिट हो सकता है, स्थानांतरित हो सकता है। बी बिंदु पर बात की 5वें के में, बैक्टीरिया विच वर इन्फेक्टेड बाय रेडियो एक्टिव S35 प्रोटीन रिमेन नॉन रेडियो एक्टिव। तो बैक्टीरिया जो बैक्टीरियोफेज S35 मतलब रेडियो एक्टिव सल्फर से जो एक तो बैक्टीरियोफेज से कराए थे इन्फेक्टेड, वो उनका डीएनए जो था वो नॉन रेडियो एक्टिव रहा, क्योंकि सल्फर वहाँ में प्रवेश नहीं किया, कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं कैप्सिड वो बाहर रहेगा। दस प्रोटीन इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोटीन वायरस से, विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करती, एक सेल से दूसरी सेल्स में ट्रांसमिशन का जो कार्य है, स्थानांतरण को जो पदार्थ होता है, वो केवल डीएनए होता है। इस प्रकार यह प्रमाणित हुआ है, प्रूव्ड दैट हेरिडिटी और जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए नॉट प्रोटीन। इनके प्रयोग के बारे में और देखते हैं थोड़ा सा। ये एनसीईआरटी की किताब में भी इसी तरह का दे रखा है, बैक्टीरियोफेज बना रखे हैं। बैक्टीरियोफेज पहला जो सल्फर
लेबल्ड प्रोटीन कैप्सिड का बनाया है और दूसरा फास्फोलेबल्ड डीएनए कोर। लाल जो पदार्थ बनाया है ना, लाल जो रंग दिखाया है वो रेडियो एक्टिव के लिए दिखाया है। तो इसमें कैप्सिड बन रखा है, डीएनए को उन्होंने लाल नहीं दिखाया पहले वाले में, सल्फर वाले में, और डीएनए को लाल दिख रखा, शेष भाग को काला दिखा रखा है। तो ध्यान रखें ये सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन कोट में भी पाए जाएंगे। प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी होती है, अमीनो एसिड ही सल्फरिक तो हो सकते हैं, प्रोटीन सभी नहीं होते। और फास्फोरस डीएनए फास्फोरस डीएनए में फास्फोरस डीएनए में फास्फोरस रेडियो एक्टिव होता है। जब इन्होंने बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया सेल्स को इन्फेक्ट संक्रमित किया उनकी सतह पर चपके, तो डीएनए प्रवेश होता है केवल। तो बाहरी सतह जो सल्फर वालों की थी, तो प्रोटीन की जो कैप्सिड होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए थे, और सल्फर प्रोटीन में थी तो वो तो रह गए बाहर। ठीक है बेटा। और इनमें डीएनए जो फास्फोरस डीएनए में था, डीएनए के संग फास्फोरस प्रवेश करके बैक्टीरिया सेल में। इसके बाद इन्होंने ब्लेंडिंग, वार्निंग ब्लेंडिंग आपको उपकरण बताया था, उससे इन्होंने बैक्टीरिया सेल और बैक्टीरियोफेज की जो कैप्सिड रह गए, ठीक, उन्हें पृथक कर दिया। पृथक करने के बाद इन्होंने एनालिसिस किया बैक्टीरिया सेल्स का, तो नो सल्फर डिटेक्टेड इन सेल्स, मतलब जो सल्फर वाले बैक्टीरिया थे, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले, उनके बैक्टीरिया सेल्स में सल्फर नहीं मिला। और जो फास्फोरस वाले बैक्टीरिया थे उनकी बैक्टीरियल सेल्स में इन्फेक्शन के बाद 85% फास्फोरस मिला। और जब इनकी बैक्टीरियोफेज के कैप्सिड की बात की, संरचना का संश्लेषण किया, सल्फर डिटेक्ट किया गया, मतलब इनमें था कैप्सिड में जो रेजिड्यू के रूप में थे, वायरल रेजिड्यू, और इनमें कोई फास्फोरस नहीं था। इस प्रकार से इस प्रयोग से, हर्शे और चेज के प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से सिद्ध होता है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं। ठीक है। तो जब इसे मान लिया गया कि आरएनए सभी में नहीं पाया जाता, सभी संख्या में, और ये समान रूप से नहीं पाया जाता। ठीक है। डुप्लीकेशन की क्षमता इतनी नहीं होती, विशेष परिस्थितियों में बनती है। इसके बाद ये भी संरचना इन्होंने इसी से संबंधित दे रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया सेल्स के इन्होंने टेस्ट प्रोटीन के लिए टेस्ट किया गया, और इसे फास्फोरस के लिए किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब अलग पृथक करने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है, हल्के और भारी पदार्थ जो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ठीक। और एक संरचना आपके लिए ये वाली, ये भी उसी से संबंधित है। प्रोटॉन कोर फेज रेडियो एक्टिव लेबल, तो इन्होंने नाम नहीं दिया। रेडियो एक्टिव प्रोटीन बताया तो सल्फर लिए एक्टिव, और डीएनए बताया तो फास्फोरस रेडियो एक्टिव लिया गया है P32। फास्फोरस और सल्फर किस किस के लिए ली गई, किस में मिलेगी, इस बात का ध्यान रखा। यहीं से आपके लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व होते हैं। लेंदी जो आएगा वो एग्जाम में आएगा, बोर्ड परीक्षा के में। ठीक है। लेकिन टेस्ट या शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस, रेडियो एक्टिव सल्फर, ये जो आते हैं, नाइट्रोजन में अलग प्रयोग में उपयोग की गई है एक ने, तो इनका ध्यान रखना है आपको। ठीक है। इसके बाद ग्रिफिथ, ये जिन्होंने काम किया, इतना बड़ा सहयोग किया, प्रारंभिक सीढ़ी ग्रिफिथ के कारण ही चढ़ी आगे हमारे, तो इनको भी हमें चेहरा मोहरा देख लेना चाहिए। और ये हैं आपके हर्शे। ठीक। और ये रही चेज, ये दोनों ने मिलकर काम किया था एक साथ। तो इसी के साथ आपको जो दिखाया गया, हमने इस वीडियो में आनुवंशिक पदार्थ की विशेषताएं, के क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये पूछने आ जाता है, या कौन सी नहीं होनी चाहिए। कभी ये 3 सही दे देता है, 1 गलत दे देता है, वो विकल्प अल्टरनेट जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। मल्टीपल चॉइस टाइप के। और उसके बाद इन दोनों प्रयोगों को अलग अलग, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मर एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, इसमें चूहे और डिप्लोकोकस निमोनी का उपयोग किया गया था। और दूसरा हर्शे और चेज, इन्होंने बैक्टीरियोफेज T2, बैक्टीरियोफेज काम चल जाएगा, T2 और लिख सकते हैं। इस तरह से कोलाई मतलब एक जीवाणु होता है, उस पर प्रयोग किए, और सिद्ध हर्शे और चेज के प्रयोग से हुआ कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है।
सरस्वतीबाई सारस्वत ओशन ऑफ नॉलेज की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और आवश्यकता चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो आसानी से स्वतः मिलते रहें। धन्यवाद।